गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग हमारे जो पार्ट बी जो चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है उस सीरीज के अंदर में पार्ट बी के अंदर पहले चैप्टर के अंदर आज हम लोग सेकंड वीडियो लेके आ रहे हैं और आज डेट हो गई बेटा 16 सितंबर 2020 और 20 डेज़ में हमारा करीब करीब टारगेट है कि हम इस बुक को कंप्लीट कर देंगे ताकि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि आप टाइमली रिवीजन कर पाएँ। तो ठीक है बेटा, आज शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको पता होगा कि शोर शराबा नहीं चलेगा तरीके से आपको हम लोगों ने क्या कराया था बेटा, आपको बैलेंस शीट याद कराई थी। तो मैं आपसे चाहूँगा कि जब आप इस चैप्टर को करें तो हमेशा इसको एक बार याद कर लें। एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। इस तरह से हम लोगों ने बैलेंस शीट की थी, आपको याद होगा। शोर शराबा नहीं चलेगा, श्री राम मंदिर की बात करी थी हम लोगों ने, लड्डू दो ऑरेंज लो की बात करी थी, सोनियो तुम हो सोनी की बात करी थी, फ्रेंड्स टिक्की नहीं ढोकला लो, और कार इतनी तेज चलाओ कि सुन हो जाओ। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करी थी। तो चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बैलेंस शीट याद हो जाएगी। आज हम इनका डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं बुक के साथ में। तो बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटी जो है हमारे पास, उसके अंदर में सबसे पहला जो हेड आता है हमारे पास वो आता है बेटा, जिसको मेन हेड कहते हैं, शेयर होल्डर फंड आता है बेटा। क्या आता है? शेयर होल्डर फंड आता है। शेयर होल्डर फंड में 3 चीज़ें आती हैं, वो भी हमने डिस्कस करी है। पहला नाम है बेटा क्या, शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व सरप्लस, और तीसरा है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। साथ साथ में मेरे चलते चले जाएंगे यहाँ बेटा। शेयर कैपिटल को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। शेयर कैपिटल आपको मालूम है, हम लोग ऑलरेडी कंपनी की बैलेंस शीट में इसको कवर कर चुके हैं, तो यहाँ हम इतना डिटेल नहीं करेंगे। बाकी आपको मालूम है इसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाते थे, जिसके हम ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते थे। उसके बाद इसके अंदर हम क्या लिखते थे, अगर आपको याद होगा तो आप पुरानी वीडियो देख लीजिए। इशूड कैपिटल हम लोग देखा करते थे यहाँ पे। इशूड कैपिटल के बाद यहाँ पे आती थी बेटे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी 2 तरह की होती थी, आपको याद होगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल करके होती थी हमारे पास। तो ये सारा कुछ था हमारे पास और इस तरह से हम लोग किया करते थे। यहाँ पे इन्होंने फिर इसको जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल जा था, ये हम लोग टॉपिक यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो मेन यहाँ पे तो हेड और सब हेड का जो खेल है वो हमें समझना होगा। तो अब मैं यहाँ पे आना चाहूँगा बेटा, दूसरे वाले से आना चाहूँगा, यानी कि श्री राम मंदिर के अंदर में मैं रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में चर्चा करूँगा कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी, लेकिन आपको मेन चीज़ों से रेलेवेंस होना है। इन रिजर्व क्या होते हैं? रिजर्व मीन्स द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट which are not earmarked in any way to meet any particular liability known to exist on the date of balance sheet। यानी कि जो बैलेंस शीट की डेट पे आपके यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये हम लोगों ने उठाकर रखे हुए हैं, जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए भी हो सकते हैं और जनरल पर्पज़ के लिए भी हो सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में किस तरह से सवाल पूछा जाएगा, मैं उस मुद्दे पे यहाँ पे आना चाहता हूँ। तो आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी होंगी, आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना बेटा। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसके साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। यानी कि इतनी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, केवल आपको ये पढ़ना पड़ेगा, यानी कि रिजर्व सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बाद में इस वीडियो के एंड में हम लोग उस चीज़ समराइज़ भी करेंगे। देखिए कैपिटल रिजर्व आता है बेटा, रिजर्व सरप्लस में क्या चीज़ आती है। आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि कैपिटल रिजर्व सरप्लस के अंदर आने वाली कुछ चीज़ों के नाम बताओ। कैपिटल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, ये भी सुना हुआ हम लोगों ने। डिबेंचर को रिडीम करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इस साल सिलेबस से डिलीट हो गया था चैप्टर ये। रिवैल्यूएशन रिजर्व है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, कुछ अदर रिजर्व्स हैं, ठीक है। सरप्लस स्टैटिक स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट है, ये हमारे रिजर्व आते हैं इस कैटेगरी के अंदर में। इसके अलावा कुछ और मैं मार्क कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे, वो भी आप याद रखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पार्टनरशिप वाले याद आ गए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व एक बार बोर्ड में पूछा गया था, तो ये भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, एक रिजर्व का नाम जरूर लिखना चाहूँगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, टैक्स रिजर्व है। टैक्स रिजर्व भी कहाँ आता है बेटा, इसी रिजर्व वाली कैटेगरी में आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टैक्स रिजर्व आप कहाँ शो करोगे बैलेंस शीट में। तो मेन हेड क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड आएगा, सब हेड क्या आएगा, शेयर कैपिटल आएगा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं आपको मालूम होगा, मैंने पहले आपको बैलेंस शीट कराई थी, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पर भी बेटे बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट आपको दे रखा है, आप चाहें तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो बैलेंस शीट मैंने बताई थी वही बैलेंस शीट बना रखी है। यानी कि शेयर होल्डर फंड हमारा मेन हेड कहलाता है, और इसके अंदर में किस में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, इसका सब हेड होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी, हम करेंगे भी कि मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड, सब हेड क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व कहाँ आएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहाँ आएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कहाँ आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ आएगा। सब इस परिवार के हिस्सा है, रिजर्व एंड सरप्लस का हमारे पास। तो ये हमारी जानकारी के लिए, यानी कि एक एक चीज़ के अंदर में क्या क्या चीज़ आएंगी वो हम लोग सारा डिटेल के अंदर में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं।
शेयर कैपिटल में ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, ये सारे हिस्से होते हैं शेयर कैपिटल के। तो जो मैं आप हाईलाइट कर रहा हूँ वो आप भी साथ साथ में हाईलाइट करते जाएंगे, तो कहीं आप अटकने वाले नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आएंगी। अब अगर आपको डिटेल में जाना है तो आपको कौन से रिजर्व का क्या क्या काम है आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, केवल वो नाम याद कर लीजिए। और यहाँ पे ये मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, जब कल को ये आ गया तो बच्चा इसको याद नहीं रख पाता। इसके अंदर में सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा ऑड सा नाम है, इसको ज़रूर हमें याद रखना है। ये मेरा दाव इसके ऊपर होगा अगर ये एग्ज़ाम में आ सकता है तो। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास आती है बेटा यहाँ पे मनी रिसीव अगे शेयर वारंट। इसके अंदर में कुछ खास चीज़ नहीं है, एक अरेस्ट वारंट होते हैं, ये अरेस्ट वारंट नहीं है, ये शेयर वारंट है। श्री राम मंदिर के अंदर जो तीसरी चीज़ थी, यानी शेयर वारंट गिव द होल्डर द राइट टू एक्वायर इक्विटी शेयर एट ए स्पेसिफाइड डेट एंड ए स्पेसिफाइड रेट, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पे आपको मिल जाएंगे लेकिन बाद में मिलेंगे। दीज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच विल कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एट ए लेटर डेट एट डिटरमाइंड प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है, इनको हम लोग मनी रिसीव अगर शेयर वारंट कहते हैं। आजकल इनका कंसेप्ट नहीं चलता है, लेकिन कोई पुराने चले आ रहे हैं तो उसके कारण हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। चलिए अगला आइटम क्या था, इसको बोलते थे हम लोग, मैंने क्या नाम दिया था इसका आपको याद होगा, संपा नाम दिया था। संपा का मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज अ लाइन आइटम बिटवीन शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी। इन दोनों के बीच में आता है अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी टुवर्ड शेयर एप्लीकेशन अगेंस्ट विच द कंपनी विल सर्टेनली अलॉट शेयर against share application money pending allotment. This situation will arise only when the allotment is made after the balance sheet date, यानी कि बैलेंस शीट बन गई है और अलॉटमेंट नहीं करी है, बस यही है और कोई इसके अंदर डिटेल के अंदर नहीं है। अब तीसरी चीज़ आएगी हमारे पास, यस लाइबिलिटीज़ के अंदर में दो बातें होती हैं, शोर शराबा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी आएगी और एक करंट लाइबिलिटी आएगी। तो क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन हमेशा करंट लाइबिलिटी की दी जाती है। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने के अंदर अंदर हम लोग सेटल कर देंगे, इसको हम करंट लाइबिलिटी का नाम देते हैं बेटा, ये पता होना चाहिए हमारे को। और अगर कोई लाइबिलिटी 12 महीने के अंदर अंदर पे नहीं कर रहे हैं तो करंट लाइबिलिटी है। और व्हाट इज नॉन करंट लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी विच इज़ नॉट करंट इज नॉन है द नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, यही डेफिनेशन दी गई है। यहाँ आपको एक छोटी सी बात जरूर मैं समझाना चाहूँगा, ये 1 मार्कर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। द टर्म ऑपरेटिंग साइकिल इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। It is a time between the acquisition of asset for processing and its realization into cash and cash equivalent, यानी कि टाइम गैप है जिसमें एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग, यानी कोई भी हम एसेट खरीदते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए और उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, यस कैश में रियलाइज़ कर लेते हैं, वो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल माना जाता है। नॉर्मली जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो कितने महीने का माना जाता है बेटा, यस 12 महीने का माना जाता है। साथ साथ में ये भी हम लोगों ने यहाँ कवर कर लिया। ये ऑपरेटिंग साइकिल का सीन बताया इन्होंने, यानी सबसे पहले क्या करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, देखो कहीं कितना भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने, लेट अस अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग साइकिल विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। यानी कि हमने शुरुआत करी, हम लोगों ने सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, मान लीजिए रॉ मटेरियल के बाद 3 महीने लग गए, उसके बाद रॉ मटेरियल से हमने कुछ गुड्स बनाए उसमें 4 महीने लग गए, फिर उसके बाद हमने उससे फिनिश गुड्स बना दिए, वो हमारी इन्वेंट्री यानी कि हमारे गोडाउन में रह गए 2 महीने के लिए। उसके बाद क्या करा, फिनिश गुड्स को हमने कन्वर्ट करा, यानी कि हमने सेल करा, तो डेटर में 4 महीने हमारे पैसे फंसे रहे। उसके बाद हमारे डेटर क्या हो रिलाइज़ हुए, फिर हमारे पास कैश आ गया, फिर हम लोगों ने ख़रीदा, फिर हमारे रॉ मटेरियल आया, फिर हमारा तैयार हुआ, फिर डेटर के पास गया, फिर वो डेटर से पैसा रिलाइज़ हुआ, फिर कैश में फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग साइकिल रहता है। करीब करीब इसमें कितने महीने लग गए हैं आपके, 3 और 4 7 और 9 और 4 13 महीने लगे, ये ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। नॉर्मली ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का माना जाता है, 12 महीने का माना जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल इससे कम भी हो सकता है और उससे ज़्यादा हो सकता है। तो कोई भी चीज़ अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ख़त्म हो जाती है तो उसको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन 12 महीने का क्लॉज रखना, 12 महीने से तो क्या होना चाहिए, 12 महीने के अंदर अंदर हमारी क्या होनी चाहिए, चीज़ पे हो जाती है तो करंट लायबिलिटी ही मानी जाती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पे यानी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी यहाँ पे दे रखा है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ में, यानी कि ट्रेड पेबल है, यानी कि कोई पेबल है, ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने है और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट 8 महीने का है। तो आप मुझे बताइए क्या मेरी करंट लायबिलिटी होगी या नहीं होगी, यानी कि ये बिल्कुल ऑफकोर्स मेरी क्या मानी जाएगी, यानी कि क्लासीफाई करना है लायबिलिटीज़ को, ये करंट लायबिलिटी मानी जाएगी क्योंकि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे कर दिया। ये हमारे पास सर ये तो ऑपरेटिंग साइकिल को बियॉन्ड कर गया, इसका मतलब तो नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन नहीं, ये भी करंट लायबिलिटी मानी जाएगी क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल को तो बियॉन्ड करा लेकिन 12 महीने के अंदर अंदर है,
इसलिए इसको करंट लायबिलिटी माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का, ये बाद में पे कर रहे हैं तो ये नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। सर ये भी तो ज़्यादा आ रहा था, लेकिन 12 महीने के तो अंदर अंदर है ना, इसलिए इसको करंट लायबिलिटी मान लिया जाएगा। सर ये 18 महीने का है, ये 15 महीने का है, तो लेकिन है तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर, इसलिए ये भी करंट लायबिलिटी हो गया। सर ये 18 महीने का है, 12 बाद में पे करे तो नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। सबसे खतरनाक आइटम था यहाँ पे ये वाला, कि हम सोचते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल के बाद वाला क्या माना जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन विद इन 12 मंथ्स होगा तो क्या मान लिया जाएगा, वो करंट लायबिलिटी मान लिया जाएगा। तो बीच में ही हमारा कंसेप्ट आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ बेटे। येस, करंट लायबिलिटी मेरी क्या चीज़ होती है वो मैं यहाँ समझने की कोशिश करता हूँ। तो पहले दो करंट लायबिलिटी थे और नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, थर्ड का आंसर भी ठीक है हमारा, वो भी ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं हम नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ आती है बेटा, हम लोगों ने करा था, इसके लिए वर्ड भी हम लोगों ने एक बनाया था नॉन करंट लायबिलिटी के लिए। आपको याद हो तो क्या बनाया था बेटा, येस, लड्डू दो ऑरेंज लो, लड्डू दो ऑरेंज लो, चार चीज़ें थी। लड्डू में क्या था, लॉन्ग टर्म बोरोविंग था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ का मतलब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मैं यहाँ पे भी लिखना पसंद करूँगा, बस मुझे याद कराना है, लड्डू दो और ऑरेंज लो। तो क्या क्या चीज़ें आती हैं बेटा, आपको केवल मोटा मोटा ये याद रखना है कि यहाँ पे मेरे पास इतनी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि जो यहाँ मैंने अंडरलाइन कर लिया लॉन्ग टर्म बोरोविंग में ये चीज़ें आती हैं। क्या आता है, डिवेंचर आता है, याद रख लीजिए, बॉन्ड याद रख लीजिए, कोई भी टर्म लोन है बैंक से है, किसी और पार्टी से, पब्लिक डिपॉजिट है या अदर लोन है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिवेंचर कहाँ आते हैं बैलेंस शीट में, तो आप क्या लिखेंगे, मेन हेड क्या लिखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी जैसे लिखा हुआ है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग आएगा। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, मेन हेड और सब हेड। यह पूछा जा सकता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आने वाली 3 आइटम का नाम बताओ। तो ये आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें ना पता हो तो भी हमारा चल जाएगा, ठीक है जी। और इसके अंदर में ऐसा कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें काम नहीं करना है, हमें आगे चलेंगे हम लोग। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बेटे, यहाँ पे आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा समझना चाहें तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि यह है, एवरी अकाउंटिंग ईयर अकाउंटिंग इनकम इज़ कंपेयर्ड विद द टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस होता है, तो ये टेम्पररी नेचर का डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग डेफर्ड टैक्स बोलते हैं बेटा। तो कब ये डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा, कब हमारा लायबिलिटी बन जाएगा, तो इसके लिए ये ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा आएगी टैक्सेबल इनकम से तो वो क्या बनता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। यानी कि अकाउंटिंग इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है, यानी कि आपने जो किताबों में इनकम दिखाई है और जो इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम आती है, वो किताबों वाली जो इनकम है अकाउंटिंग इनकम वो ज़्यादा है तो लायबिलिटी है, और इसका अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, इफ़ अकाउंटिंग इनकम कम होगी तो क्या बन जाएगी, हमारी एसेट बन जाएगी वो। ये आपको नॉलेज के लिए चाहिए तो आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद अलावा आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बाद आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये जरूर पता होना चाहिए अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आता है। जो मैं मार्क कर रहा हूँ आप भी हाईलाइटर साथ लेके बैठ जाइए और मार्क करते जाइए। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अदर देन द लॉन्ग टर्म बोरोविंग, अदर देन द लॉन्ग टर्म बोरोविंग आर शोन एज द अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड पेबल है, ठीक है, अगर वो 12 महीने से ज़्यादा वाला है तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाएगा। एक तो ये याद रख लीजिए यहाँ पे, और कुछ याद नहीं रखना। और एक आपको याद रखना है, यहाँ पे याद रख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा इफ़ गुड्स आर परचेज टू बी पेड आफ्टर 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, पीरियड ऑपरेटिंग 18 मंथ, देन इट विल शोन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये हम लोगों ने किया भी था। दो चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एग्जाम्पल ऑफ अदर लॉन्ग टर्म ये पूछे जा सकते हैं, प्रीमियम पेबल और रिडेम्पशन और डिबेंचर, और प्रीमियम पेबल और रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर। आपको याद होगा हमने इसका एक नाम दिया था पोरोड, यानी कि पोरोड कहाँ पे आएगा, यानी पोरोड हमें बाद में पे करना होता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये किस में आ जाता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाएगा। तो एक आइटम बताओ जो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगी, एक तो पोरोड हो जाएगा और एक ट्रेड पेबल आ जाएंगे जिनको हमें 12 महीने के बाद हमें पे करना होता है। सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आएगा, ऐसा प्रोविजन जो 12 महीने के ज़्यादा टाइम के लिए बनाया जाए। प्रोविजन इज अमाउंट सेट असाइड टू मीट द फ्यूचर लायबिलिटी, अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोविजन कहते हैं। और ये अमाउंट पेबल टू मीट द लायबिलिटी डिटरमाइंड। तो इसमें क्या याद रखना है, आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है यहाँ पे जो अंडरलाइन करी जा रही है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर द प्रोविजंस अगेंस्ट द लायबिलिटी विल अराइज आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। वही बताते हैं पूरी कहानी। आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है, वो आपको याद रखना है कि यहाँ पे है
प्रोविजन फॉर फेज ऑफ बैलेंस शीट में आते हैं, ये याद रखना है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव एंड प्रोविजन फॉर वारंटी, ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। बिल्कुल बार बार मैं कह रहा हूँ, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव एंड प्रोविजन फॉर वारंटी याद कर लीजिए। सर ग्रेचुटी क्या होता है थोड़ा समझा देंगे? मैं ग्रेचुटी के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में क्या रूल है, अगर कोई भी कहीं कंपनी में नौकरी करता है और 5 साल तक अगर कोई नौकरी कर ले तो उसको ग्रेचुटी मिलती है। ग्रेचुटी का मतलब ये अवार्ड होता है लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए, आप इतने टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए काम करते हो। हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई भी एक बंदा काम करता है किसी कंपनी में, अगर उसने 1 साल काम करा है तो उसको 15 दिन की सैलरी यानी कि आधे महीने की सैलरी मिलती है जब वो रिटायर होता है। मान लीजिए एक बंदे ने 20 साल के लिए काम करा तो उसको कितने महीने की सैलरी मिलेगी, और जब रिटायर होगा तो 20 साल काम किया, 20 ईयर्स के लिए काम किया तो कितने दिन का पैसा मिलेगा उसको? ग्रेचुटी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको ये, तो उसको 10 महीने की सैलरी और एक्स्ट्रा मिलेगी। सर कैसे? 1 साल की सर्विस के लिए आधे महीने की मिलती है, तो 20 साल की सर्विस के लिए उसको 10 महीने की सैलरी और मिलेगी। मान लीजिए उसकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, तो जब रिटायर होगा तो उसको कितने रुपए और मिल जाएंगे? 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे ग्रेचुटी के। इसी कारण से कोई बंदा एक कंपनी में काम करता है तो वो छोड़ता नहीं है, उसी में लगा रहता है, ताकि जब उसकी लॉन्ग सर्विस हो जाएगी तो वहाँ जब रिटायर होगा तो उसको पैसा मिलेगा। तभी कहते हैं जब बंदा रिटायर होता है तो मोटा पैसा मिलता है, वो यही है। तो ग्रेचुटी यानी कंपनी को क्या देना पड़ेगा? पैसा 10 लाख रुपए देना तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए सोचना आज ही शुरू कर देती है वो। यानी कि आइडिया है कि 10 लाख देना पड़ेगा या 12 लाख देना पड़ेगा, एक एस्टिमेट है ये, तो इसके लिए प्रोविजन क्रिएट करती है। ठीक है सर। प्रोविजन फॉर अर्न लीव क्या है? हमारे हिंदुस्तान में एक इसका भी रूल है, प्रोविजन फॉर अर्न लीव का। हमारे हिंदुस्तान में क्या रूल होता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा वेरी भी करता है। जैसे हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करते हैं तो यानी कि 1 साल के अंदर में 10 दिन की छुट्टियाँ मिलती है, 10 डेज़ की, 10 डेज़ की। जैसे 10 डेज की छुट्टियों का पैसा मिल जाता है अगर आप छुट्टियां नहीं लेते। जैसे ग्रेचुटी कितने दिन का मिलता है? आधे महीने का मिलता है। ये कितने दिन की मिलती है? 10 दिन की छुट्टी मिलती है। मान लीजिए एक बंदे ने कितने साल काम किया? 21 साल काम किया, 21 ईयर्स काम किया, तो कितने दिन की छुट्टियां हो गई? 210 दिन की हो गई। 210 दिन का मतलब करीब करीब कितना हो गया? 7 महीने हो गए। 7 महीने का मतलब अगर 1 लाख रुपये महीने की सैलरी है तो करीब करीब कितना रुपये मिलेगा उसको जब रिटायर होगा? तो 7 लाख रुपये और एक्स्ट्रा मिलेगा। वो किसका मिलेगा? वो मिलता है प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। यानी कि अर्नड लीव है, यानी कि अर्नड लीव का मतलब क्या होता है? जो छुट्टियां हैं उसने उनको क्या करा, उसको पैसा मिल गया। उसने उसको क्या करा, जो अर्न लीव है, अर्न का मतलब उनको पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक सीएल होती है, सीएल का पैसा नहीं मिलता, वो सीएल लैप्स हो जाती है। यानी कि समझ में आ गया ग्रेचुटी का मतलब? मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा बेटा यहाँ, बस आपको इनके लिए प्रोविजन बनता है। तो 3 प्रोविजन आपको याद होने चाहिए। तीसरा प्रोविजन फॉर वारंटी। वारंटी का मालूम ही है, जैसे कंपनियाँ वारंटी देती हैं 10 साल की, 8 साल की, 12 साल की। कल को कुछ होगा तो कंपनी उसके लिए आपको कंपनसेशन पे करेगी, उसके लिए वो एक रिजर्व बना लेती है। चलिए सर, अगला हेड आता है मेरा करंट लायबिलिटी आता है। करंट लायबिलिटी में 4 चीज़ें आती हैं। हमने इसके लिए भी वर्ड बनाया था, सोनियो तुम हो सोनी, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, सोनियो तुम ओ सोनी। आपको याद होगा हमने बनाया था STOS, STOS इसके लिए हमने कहा था। अब टॉस भी कह सकते हो, TOSS, सोनियो तुम ओ सोनी। तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग तो पूरा डिटेल पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि शॉर्ट टर्म बोरोविंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको जानकारी में होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरोविंग जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, यानी कि जो ऑपरेटिंग लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ये कई बार बोर्ड में आया हुआ है, इसको मैं टिक लगा रहा हूँ इसलिए। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहाँ आएगा। कैश क्रेडिट है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। लोन फ्रॉम अदर पार्टी रीपेबल विद इन 12 मंथ्स, वो यहाँ आ जाएगा। कोई भी डिपॉजिट है, कोई भी अदर तरह का लोन है, वो शॉर्ट टर्म बोरोविंग में आएगा। कोई पूछेगा बैंक ओवरड्राफ्ट, मेन हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोविंग। सर चलिए सर, ट्रेड पेबल में क्या आएगा बता दीजिए ज़रा। ट्रेड पेबल में क्या आएगा? ट्रेड पेबल में 2 चीज़ें आती हैं, बस याद रखिए, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं यहाँ मिल जाए, मुझे बहुत सारी कहानियाँ लिखी होंगी लेकिन मुझे केवल 2 वर्ड चाहिए। केवल क्या? ट्रेड पेबल में नज़र आ जाएगा मुझे यहाँ, देखिए, इट इंक्लूड बोथ सन्डी क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। बस 2 चीज़ें याद कर लीजिए। एग्जाम में आएगा क्रेडिटर कहाँ आते हैं? मेन हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड ट्रेड पेबल। तो ये पता होनी चाहिए हमारे को, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास थर्ड हेड आता है अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी का थर्ड हेड बहुत बड़ा है, जैसे हम लोगों ने बातें भी की थी। इसके अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं अदर करंट लायबिलिटी के अंदर में, लेकिन मेन चीज़ें आप रख लीजिए। पहला याद रख लीजिए, करंट मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म डेट। यानी कि कोई डेट है, लॉन्ग टर्म है, लेकिन इस साल में क्या होने वाला है, उसकी पेमेंट होने वाली है। 10 साल का से पैसा उधार लिया, लेकिन 10वां साल आ गया तो उसका मतलब अब साल उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी हमारे को, तो उसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म डेट। वो भी हमारी क्या बन जाती है? अदर करंट लायबिलिटी बन जाती है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोविंग, वो भी हमारा क्या आता है? इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है, एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोविंग। ये एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोविंग,
बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, दोनों वर्ड याद रख लीजिए केवल आप। ये दोनों आती हैं अदर करंट लायबिलिटी का हिस्सा होता है। इनकम रिसीव एडवांस, एडवांस मिल जाए, हमने डिस्कस की थी, टिक लगा रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। या कोई अनपेड डिविडेंड है, डिविडेंड पे नहीं किया, वो भी अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है जी, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉल से एडवांस है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका करंट लायबिलिटी में आता है। इसके अलावा अदर्स पेएबल, ये सारे के सारे हमारे करंट लायबिलिटी में आते हैं, जिसके अंदर में क्या आ जाएगा आपका बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, प्रोविडेंट फंड पेएबल आ जाएगा, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, बैलेंस इन आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, ये सारे के सारे हमारे आते हैं करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में। एक बार सीबीएसई में सवाल है अदर करंट लायबिलिटी में लाने वाली 2 चीज़ों के नाम बता दीजिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूछेंगे एग्जाम में कॉल से एडवांस कहाँ पे आएगा, मेन हेड क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी। चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आ जाएगा, ऐसा प्रोविजन जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, 12 महीने से कम के लिए हो। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, बहुत सारी कहानी दे रखी है। लॉन्ग टर्म हमने पढ़े ही थे आपको, यहाँ ये आएंगे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या कोई भी अदर प्रोविजन आ गया। तो ये हमारे कहाँ पे आते हैं, ये हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आते हैं। लॉन्ग टर्म में याद है, यस सर, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बताया था आपने, प्रोविजन फॉर लीव, प्रोविजन फॉर अर्न लीव बताया था, और एक प्रोविजन फॉर वारंटी। लेकिन ये क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट, एक्सपेंसेस, टैक्सेशन और अदर प्रोविजन, ये हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तो एग्जाम में किस तरह के सवाल मेरे से पूछे जाएंगे वो भी इन्होंने यहाँ बता रखे हैं। तो थोड़े से वो क्वेश्चन भी हम क्या कर लेते हैं बेटा, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं आगे जाने से पहले हम लोग। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम ख़त्म कर लेते हैं पहले टॉपिक को, उसके बाद चलेंगे बेटा इनके ऊपर। ये आते हैं अब, उसके बाद आती है नॉन करंट एसेट्स आती हैं हमारे पास। अब नॉन करंट एसेट्स होती हैं, नॉन करंट एसेट्स का भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम लेना है आपको। ये नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं, इनको 5 हेड्स में डिफाइन करते हैं, हम लोगों ने बात करी थी। फ्रेंड्स टिक्की नहीं ढोकला लो, ये वर्ड याद रख लेंगे। फ्रेंड्स, ये ब्रैकेट में हम लोगों ने टिक्की लिखा था, टिक्की नहीं ढोकला लो। फ्रेंड्स का मतलब फिक्स एसेट था, फिक्स एसेट आ गया। टिक्की का मतलब बताया था आपको, यस, टिक्की का मतलब क्या क्या था हमारे पास, बिल्कुल टेंजेबल एसेट था, इंटेंजेबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजेबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। एन का मतलब यहाँ से आ जाएगा बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा आपका। एफ का मतलब फिक्स एसेट था ही। डी का मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट्स और ये लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, और ओ का मतलब अदर नॉन करंट। क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको डिटेल में बताया गया है। फिक्स एसेट आर दोज एसेट विच आर हेल्ड बाय द कंपनी नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल बट फॉर द पर्पज टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द बिजनेस। तो ये 4 तरह की होती हैं टेंजेबल एसेट, एग्जाम में आ सकता है। टेंजेबल एसेट्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं आपके, लैंड एंड बिल्डिंग जिनको देख सकते हैं, मशीन, फर्नीचर फिटिंग, कंप्यूटर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, ये आप अंडरलाइन करते जाइए। इंटेंजेबल एसेट्स में क्या क्या है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो गुडविल आ जाएगा, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हाँ, अब ये नई नई चीज़ें आ गई, ये आपको बताऊँ। मास्ट हेड, मास्ट हेड क्या होते हैं, मास्ट हेड बताएंगे। पब्लिशिंग टाइटल, मास्ट हेड का वाला न्यूज़पेपर के आगे जो हेड बना होता है ना, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा होता है या हिंदुस्तान टाइम्स, इनको मास्ट हेड्स कहते हैं। माइनिंग राइट है, किसी माइन के अंदर में आपको राइट मिल गया कि आप इससे मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉपी राइट है बुक्स का। पेटेंट है, कोई चीज़ आपने एक्सक्लूसिवली बना ली है। अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। सेक्टर 23 के आसपास यहाँ पे, या सेक्टर 13 के आसपास यहाँ पे ऑफिस भी है द्वारका न्यू दिल्ली के अंदर में। ऑपरेटिंग राइट है, कोई रेसिपी बना दिया आपने, कोई आपने फार्मूला बना दिया, आपने कोई मॉडल बना दिया, आपने पल्सर का डिज़ाइन कर दिया, आपने BMW का डिज़ाइन बना दिया, आपका iOS का सिस्टम है, आपने वो डेवलप कर दिया। ठीक है, जैसे तो ये आपके क्या है, सारी डिज़ाइन है, कोई डिज़ाइन बना दिया, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बेटा। तो आपसे पूछा जाएगा कि वेयर यू विल शो द गुडविल, तो मेन ऐड क्या आएगा आपका, नॉन करंट एसेट्स आएगा। सब ऐड क्या आ जाएगा आपका, फिक्स एसेट्स आ जाएगा। तो सर इंटेंजिबल एसेट्स क्या होगा, ये सब ऐड होगा, ये सब ऐड होगा। प्रैक्टिकल करेंगे तो पता लग जाएगा आपको, यानी कि टेंजिबल के भी फिक्स एसेट के अंदर आ जाता है। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस क्या होता है, जैसे बताया तो एक वर्ड भी बताया इन्होंने यहाँ पे, ये भी ज़रूरत नहीं है। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब क्या हो गया, कोई भी टेंजिबल एसेट है वो बन रही है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब कोई भी पेटेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो अंडर डेवलपमेंट है, उसका अभी आपको एंटाइटलमेंट नहीं मिला है। चलिए जी, सारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए होती है। इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल बट टू रिटेन दैम। ठीक है, और रिटेन भी कितने टाइम के लिए करेंगे, 12 महीने से ज़्यादा के लिए। क्या क्या है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दी, गवर्नमेंट बॉन्ड में कर दी। सर कितना याद करना पड़ेगा, मैं इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बताऊंगा। ये सारी इन्वेस्टमेंट है वो हमारी यहाँ आ जाएंगी। एक चीज़ नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है,
आर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इन ए शेयर और डिवेंचर ऑफ द अनदर कंपनी टू प्रमोट इट्स ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। किसी और कंपनी के शेयरों में डिवेंचर में इन्वेस्ट करना अपने प्रोमिस को प्रमोट करने के लिए। और अदर इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती हैं? आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सिंपल लॉजिक है, यानी कि ऐसी कंपनियों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर डिवेंचर हो, दूसरी कंपनी जो आपका ट्रेड और बिजनेस को प्रमोट नहीं करती हैं। चलिए जी, डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में बात करी थी हम लोगों ने। हमने भाई अकाउंटिंग इनकम अगर कम होती है, नॉलेज के लिए बताया था आपको, बाकी एग्जाम में इवैल्यूएट नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, टिक्की नहीं ढोकला। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर 3 चीज़ें आप यहाँ दाख लिए जो याद आने वाली, कैपिटल एडवांस है, किसी से आपने एडवांस ले लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया किराएदार से, या अदर लोन एडवांसेस। तो ये 3 याद रख लीजिए, यहाँ पे जनरली ये पूछा जा सकता है। कैपिटल एडवांस वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये इस कैटेगरी के अंदर में यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेज में आ जाएंगे, यानी कि एडवांस गिवन फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट आर नॉट द कैपिटल एडवांस। हमने किसी को एडवांस दे दिया कोई चीज़ खरीदने के लिए। और सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन फॉर ए लॉन्ग पीरियड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन, आपने दिया है एडवांस, लिया नहीं है, लिया है तो लाइबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, या अदर कोई लोन एडवांसेज है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए जी, अदर नॉन करेंट एसेट्स क्या हो गई यहाँ पे? जैसे तो अदर नॉन करेंट एसेट्स में क्या आ जाएगा यहाँ पे? यानी कि कोई भी लॉन्ग टर्म रिसीवेबल है, यानी कि कोई डेटर है 12 महीने से ज़्यादा के लिए, तो वो इस कैटेगरी के अंदर में आ जाता है। और ट्रेड रिसीवेबल, देयर में भी अदर सच एज अनएमोटाइज एक्सपेंसेस, लॉसेज, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल हैं, अमाउंट ड्यू फॉर द एसेट सोल्ड है जो अभी नहीं मिला, 12 महीने से ज़्यादा टाइम का हो गया है, तो वो भी अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। अब आता है करंट एसेट्स, इसके लिए वर्ड बनाया था हम लोगों ने क्या? कार इतनी तेज़ चलाओ कि सुन्न हो जाओ, कार इतनी तेज़ चलाओ कि सुन्न हो जाओ। तो यहाँ पे क्या है बेटा? करंट इन्वेस्टमेंट है, आई इन्वेंट्री, टी का मतलब ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। इनको आप अंडरलाइन कर लेंगे, पता होने चाहिए। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो विदिन 12 मंथ्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, यानी शॉर्ट के लिए। वही सारी इन्वेस्टमेंट है जो पहले थी यहाँ पे, ये यहाँ पे 12 महीने से ज़्यादा के लिए थी, यहाँ पे 12 महीने से कम के लिए है। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, प्रेफरेंस शेयर है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, डिबेंचर है, म्यूचुअल फंड है, पार्टनरशिप फॉर्म है। इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री का मतलब जिन गुड्स में आप क्या करते हैं, डील करते हैं। इसमें 6 चीज़ें आती हैं, मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। रॉ मटेरियल कच्चा माल है, थोड़ा बन गया, वर्क इन प्रोग्रेस, पूरा बन गया, फिनिश गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि यहाँ बनाते नहीं हैं, बना बनाया माल लाते हैं, उसको बेच देते हैं, उसको ट्रेडिंग का बिजनेस, वो स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है। स्टोर एंड स्पेयर्स होते हैं और एक लूज टूल्स होते हैं। ये 6 चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में केवल आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, क्या बेटा? डेटर और बिल रिसीवेबल, ये इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास आती हैं। अब आ जाता है अगला, आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं बेटा? इसके अंदर में आपका बैलेंस आ जाएगा बैंक के साथ, चेक है अगर आपका कोई, कैश है, अदर है, ईयर मार्क बैलेंसेज विद बैंक्स, तो आपने कोई बैलेंस जब जमा करा रखा बैंक के साथ, बैलेंस विद बैंक हेल्ड मार्जिन मनी जमा करा रखी है, और बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स। आपका मोर देन 12 मंथ्स कैसे आ जाएगा? मतलब उनको बीच में आप कभी भी ब्रेक करा सकते हो। वो कैश एंड कैश। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, किसी को पैसा उधार दे दिया है, किसके लिए? 12 महीने के अंदर अंदर पैसा मिल जाएगा उसको, तो शॉर्ट टर्म लोन। अदर करंट एसेट्स, यस वेरी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ये अदर करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा? करंट फॉर एग्जांपल अदर करंट एसेट का मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल और एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स भी आ जाएगा। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में ये भी आया हुआ है। खाली ये नहीं पूछा मेन हेड और सब हेड क्या है, ये पूछ लिया गया था कि 3 आइटम बताओ जो कि हमारे अदर करंट एसेट्स में आती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, अंडरलाइन कर लीजिए। एक छोटी सी बात और करेंगे, फिर प्रैक्टिकल्स पे आएंगे। यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट क्या होते हैं? नॉलेज के लिए, कंटीजेंट लायबिलिटी वो होती हैं जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। यानी कि 2 लायबिलिटी विच मे और मे नॉट हैवन अराइज बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जैसे कंपनी का केस चल रहा है, अगर कंपनी केस हार गई तो कंपनी को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं हारी तो नहीं देने पड़ेंगे। तो 31 मार्च को पता थोड़ी है कंपनी केस हारेगी या नहीं हारेगी, तो इन वाली चीज़ों को हम बैलेंस शीट में फुट नोट दिखा देते हैं कि हाँ भाई कंपनी का केस चल रहा है, कल को कंपनी हार गई तो कंपनी को पे करना पड़ सकता है। ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाती है। कंटीजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट इट डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट। और भी एग्जाम्पल दिए हैं, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट, कंपनी का अगेंस्ट क्लेम है लेकिन अभी वो एक्नॉलेज नहीं हो डेट की। बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ये भी हमने कराया, बैंक से हम केवल बिल डिस्काउंट करा लेते हैं, अगर सामने वाला डिफ़ॉल्ट करेगा तो हमें पे करना पड़ेगा। क्लास 11 में यस प्रपोज डिविडेंड
दिस इज रिसेंटली एडेड। अदर क्लेम फॉर विच द कंपनी इज कंटीजेंटली लायबल। कमिटमेंट क्या होते हैं? कमिटमेंट आपने सलमान खान का डायलॉग भी सुना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। यानी कि ये फाइनेंशियल कमिटमेंट होते हैं ड्यू टू एक्टिविटीज़ एग्रीड बाय द कंपनी टू बी अंडरटेकन टू बी बाय इन द फ्यूचर। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट नॉट प्रोवाइडेड, अनकोल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स और अदर कमिटमेंट होते हैं। यानी कि ये कमिटमेंट है, आपने कमिटमेंट कर रखी है पे करने की, तो ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड वही है। इसको भी एज ए फुट नोट हम लोग क्या करेंगे बेटा, दिखा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, अगले 15 मिनट मेरा वही काम होगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 से मैं शुरुआत करूँगा, थोड़ा फास्ट वे में हम चलेंगे बेटा। यहाँ पे ये ऑलरेडी कर चुके हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 से आपके सवाल बन जाएंगे, कैसे आएंगे देखिए। पहला सवाल, स्टेट द मेजर हेड अंडर द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के हिसाब से पार्ट 1 जो है कौन कौन से मेजर हेड होते हैं, तो उसके लिए आप बताएंगे। लायबिलिटी साइड के इन्होंने हेड पूछे हैं केवल, तो आप लिखेंगे शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो ये मेजर हेड हो गए, ये पूछ लिया जा सकता है आपको। नेम द सब हेड अंडर द शोल्डर फंड, इसके लिए क्या वर्ड बनाया था हम लोगों ने, याद होगा, श्री राम मंदिर। इसके लिए बनाया था शोर शराबा नहीं चलेगा, केवल लायबिलिटी की बात कर रही है। श्री राम मंदिर आप याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बता पाएंगे। ये आपसे 3 नंबर में सवाल पूछ लिया, मान लीजिए। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ये एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं। चौथा इलिस्ट्रेशन है आपका, नेम द सब हेड अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटी के सब हेड क्या है, लड्डू 2 ऑरेंज लो, देखो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यानी कि बन गए क्वेश्चन, नहीं बने। 5वां सवाल देखो, नेम द सब हेड अंडर द करंट लायबिलिटी, तो इसके लिए क्या बनाया था हम लोगों ने, सोनियो तुम हो सोनी, सोनियो तुम हो सोनी। शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, आपको इजीली याद हो जाएगा ऐसे। अगला देखो, ये नहीं लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस एग्जाम में, या नेम एनी 5 आइटम विच आर शोन अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस एज पर शेड्यूल 3, तो बहुत सारे रिजर्व थे देखो, तो यहाँ कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, जिसके पीछे लग जाए रिजर्व, और या आप वो पार्टनरशिप वाले याद कर सकते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, टैक्स रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, वह हम लोगों ने अंडरलाइन किए थे। नेम एनी 4 आइटम बताओ जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आती हैं, तो डिवेंचर है, बॉन्ड है, टर्म लोन है बैंक से, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेज हैं, पब्लिक डिपॉजिट है। 4 आइटम बता दिए हम लोगों ने। अदर करंट लायबिलिटी पे पूछ लिया, वो बताइए 5 आइटम बताइए जो उसके अंदर आते हैं, ये हमने बहुत सारी पढ़े थे। कॉल्सिंग एडवांस आपको बताओ, तो आपने आउटपुट CGST पेबल, आउटपुट IGST पेबल, आउटपुट SGST पेबल ही पढ़ा था आपने यहाँ पे। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इंक्लूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये नहीं कि आपको यही याद करना है, तो आपको वो अगर याद हो गया तो आसानी से आप कर पाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, इनकम रिसीव एडवांस है, वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगी। तो आप किसी भी तरीके से आपसे बेटा सवाल पूछा जा सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बैलेंस शीट बनाए तो बैलेंस शीट के साथ साथ इन चीज़ों को आप लिखना शुरू कर दें, वो भी काम मैं करके दिखाऊंगा आपको। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 है, अंडर विच हैड द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शो करते हैं एज पर शेड्यूल 3। अंडर विच हेड पूछा है इन्होंने, अब हेड मेन हेड या सब हेड, तो आप यहाँ दोनों बता दीजिए बेटा। फोरफिटेड शेयर अकाउंट है, ये क्लास 12th की हमने कंपनी अकाउंट में किया था। फोरफिटेड शेयर अकाउंट कहाँ पे आएगा, ये आता है बेटा शेयर सब्सक्राइब कैपिटल टू नोट्स टू अकाउंट फॉर टू शेयर कैपिटल में, यानी कि ये शेयर कैपिटल में आ जाएगा। हेड पूछा है तो मेन हेड क्या लिखेंगे, शेयर फंड, सब हेड शेयर कैपिटल। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड बेटा अभी हमने डिस्कस भी किया था, ये बैलेंस शीट में नहीं आता। ये क्या माना जाता है बेटा, ये बैलेंस शीट में नहीं आता, ये जो करंट कंटीजेंट लायबिलिटी की फॉर्म में शो करते हैं। अनक्लेम डिविडेंड है, अनक्लेम डिविडेंड हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनक्लेम डिविडेंड शो करेंगे अदर करंट लायबिलिटी में, ठीक है। मेन हेड करंट लायबिलिटी और इन द इक्विटी एंड पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो अनक्लेम डिविडेंड याद रखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एरियर ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड है, ये भी क्या होती है, कंटीजेंट लायबिलिटी है, तो इसका मतलब ये भी बैलेंस शीट में नहीं आता। ये नहीं कि आता ही आता है, इलिस्ट्रेशन में 10 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अंडर द विच मेन हेड एंड सब हेड द इक्विटी लायबिलिटीज आर फॉलोइंग शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। अब डिवेंचर है, डिवेंचर कहाँ आएगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटे, पॉइंट टू बी नोटेड। तो डिवेंचर कहाँ पे आएगा आपको बताना पड़ेगा। आप डिवेंचर लिखेंगे या मेन हेड और सब हेड लिख देंगे। अब आपने याद कर लिया है तो कहाँ पे आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोविंग में। पब्लिक डिपॉजिट है, ये भी नॉन करंट लायबिलिटी में आता है और लॉन्ग टर्म बोरोविंग में। सिक्योरिटी भी हमने जिसके पीछे लग जाए रिजर्व,
तो मेन हेड क्या है, शोल्डर फंड है, सब हेड क्या है, रिजर्व सरप्लस। कैपिटल रिजर्व, मेन हेड शेयर फंड, सब हेड रिजर्व सरप्लस। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट पहले भी आया था, ये शेयर कैपिटल में ऐड होता है। तो मेन हेड शेयर होल्डर फंड, और यहाँ पे खाली शेयर कैपिटल लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करते हैं, आपको याद आ रहा होगा। आगे चल लेते हैं। फिर है इंटरेस्ट एक्रूड एंड डी ऑन डिबेंचर। अभी ये थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने, ये करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेबल। एडवांस रिसीट फ्रॉम कस्टमर, अदर करंट लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर, ट्रेड पेबल में। प्रीमियम पेबल और रिडेम्पशन और डिबेंचर, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था पोरोड को, नॉन करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी। इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखिए, अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड और इक्विटी लायबिलिटीज़ शेड्यूल 3 में कहाँ शो करेंगे। इंटरेस्ट एक्रूड एंड डी ऑन सिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट डी ऑन अनसिक्योर्ड लोन, वो भी है, वो भी करंट लायबिलिटी। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, जिसके पीछे लग जाए रिजर्व, रिजर्व सरप्लस में। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, मेन हेड शेयर होल्डर फंड, सब हेड रिजर्व सरप्लस। एडवांस फ्रॉम कस्टमर लॉन्ग टर्म है, तो नॉन करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी। यहाँ पे हम लोगों ने एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर तो खाली करंट लायबिलिटी में लिखा, लेकिन लॉन्ग टर्म बता दिया तो हमने नॉन करंट लायबिलिटी में लिख दिया। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12, गिव मेजर हेड अंडर विच द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। केवल उन्होंने मेजर हेड पूछा है, कोई बात नहीं, इन्होंने मेजर हेड ही देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चलो सब हेड भी दे दिया, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ट्रेड पेबल कहाँ आता है, करंट लायबिलिटी, और ट्रेड पेबल तो अपने आप में एक सब हेड है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन याद करिए हमने किया था। सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L, चाहे डेबिट आ जाए चाहे बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L आ जाए हमारे पास खाली, तो दोनों ही शेयर होल्डर फंड में दिखाते हैं। रिजर्व सरप्लस ये नेगेटिव अमाउंट दिखा देंगे, क्योंकि कौन सा बैलेंस है बेटा, ये डेबिट बैलेंस है। और ये आ जाएगा प्रोपोज डिविडेंड है, अभी हमने डिस्कस किया था, बार बार आ रहा है, ये करंट लायबिलिटी में आता है बेटा, लास्ट ईयर स्टेटमेंट चेंज हुई है। अनकॉल्ड लायबिलिटी है, नाम से पता लग रहा है, ये भी कहाँ आ जाएगा, ये कैपिटल कमिटमेंट है, तो इसको भी बैलेंस शीट में शो नहीं करते, नोट्स टू अकाउंट्स में आता है। तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन करे हमने। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूँ। अब इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 आप बिल्कुल कर लेना, ये वही कंसेप्ट है हमारे पास जो हम लोगों ने किया था कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को पहचानने वाला, विद इन 12 मंथ्स वाला दे रखा है हमें। तो ये यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने का है, तो 10 महीने के अंदर रियलाइज हो गई है, तो एक करंट लायबिलिटी हो गई है। ये क्या हो गई, 12 बाद में हो रही है, लेकिन 12 महीने के अंदर हो रही है, मतलब इसको भी करंट एसेट मानेंगे और इसको भी करंट एसेट मान लेंगे, क्योंकि 12 महीने के अंदर है, चाहे इसको बियॉन्ड है। अब ये 11 है, ये 15 है, तो ये क्या आ जाएगा, यस, ये नॉन करंट एसेट्स आ जाएगा। अब ये 20 महीने है, तो चाहे 12 महीने से ज़्यादा है, लेकिन विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, तो ये करंट एसेट है, और ये हमारी नॉन करंट एसेट है। तो ये इन्होंने पूछने की कोशिश करी है ऑपरेटिंग साइकिल के कंसेप्ट के हिसाब से। चलिए बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे आते हैं। तो बहुत आसान है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे आ जाते हैं। किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स को क्लासीफाई करना है। ये हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। स्टेट द मेजर हेडिंग अंडर विच द आइटम अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में। मेजर हेड क्या है बताने, दो ही हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इन्होंने पूछा है नेम द सब हेड अंडर द नॉन करंट एसेट्स, इसके लिए एक वर्ड बनाया था हम लोगों ने, ये तो बता दिया था हम लोगों ने। शोर शराबा नहीं चलेगा, ये किसके लिए गया था, फ्रेंड्स, टिक्की नहीं, ढोकला लो, ये था। तो ये पांचों हेड के नाम लिख सकते हैं हम लोग। फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेज एंड अदर करंट एसेट्स। नेम द सब हेड अंडर द फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट में चाहती टिक्की आती थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ये हमारी टिक्की हो गई है। टिक्की का मतलब टेंजेबल, इंटेंजेबल एसेट्स, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस और इंटेंजेबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो इजीली हम याद कर पा रहे हैं। तो इस तरह के सवाल बोर्ड में पहले पूछे भी गए हैं। और नेम द सब हेड अंडर द हेड करंट एसेट्स इन द एसेट्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या आते हैं हमारे पास बताइए, करंट एसेट्स के अंदर में ये बताना है आपको। तो क्या आ जाएगा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कार इतनी तेज़ चलाओ कि सुन हो जाओ, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री तेज़ चलाओ, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स से किया हुआ रिपीटेशन है। टेंजेबल एसेट्स के नाम बताओ, कोई 5 जो नज़र आती हैं बता दो। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, व्हीकल्स हैं, बोर्ड में पूछा गया था एक बार, मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ फिर से, व्हीकल पूछा गया था बोर्ड में। फिर इंटेंजेबल एसेट्स क्या क्या है देखिए, गुडविल है, ब्रांड है, कंप्यूटर है, लाइसेंस है, माइनिंग राइट है, IOS सिस्टम है, फ्रेंचाइजी है, ठीक है, ये आपने किए थे, रेसिपी है, फार्मूला है,
नॉन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट पूछ लिया, कहाँ लिस्ट 5 आइटम जो हमारी नॉन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट में आती हैं। तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, डिबेंचर, बॉन्ड, ठीक है, या पार्टनरशिप में हो सकता है। इन्वेंट्री में 6 आइटम आती हैं देखो, रॉ मेटेरियल कच्चा माल बन के तैयार हो गया, वर्किंग प्रोग्रेस फिनिश गुड्स, स्टॉक एंड ट्रेड, लूज टोल, और एक स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स होता था, लेकिन 5 ही पूछे इन्होंने। लिस्ट करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वही सेम आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स, लेकिन इनका ड्यूरेशन 12 महीने के अंदर अंदर वाला होगा। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मार्क कर रहा हूँ मैं। रीअरेंज द फॉलोइंग आइटम अंडर एसेट अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल थी। अच्छा, इनको अरेंज करना है। अरेंज करना मतलब कि ऑर्डर में बताना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो वो ऑर्डर फॉलो कर लेते हैं। फ्रेंड्स टिक्की नहीं ढोकला लो, तो आई थिंक सो आप कर सकते हो। तो आप फिक्स पहले उस ऑर्डर में सारे आइटम लिख लेना। फिक्स एसेट लिखो, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, यानी कि वो फ्रेंड्स लिख लेते हैं ना, क्या फ्रेंड्स टिक्की नहीं ढोकला लो। एक ये हो गया, 2 3 4 5। तो ये हम लोगों ने ये हेड्स बना रही। अच्छा, इन्होंने सारे एसेट्स का बता दिया। और इसके नीचे वाले के लिए क्या था, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बैठता है CS के ऑफिस में, या कार इतनी तेज़ चलाओ। तो ये मेन हेड लिखते जाइए, जहाँ जहाँ आता जा रहा है वो लिखते जाएंगे। अब देखिए, फिक्स एसेट आ गए हैं हमारे पास, आई थिंक सो आप ये कर पाओगे। फिक्स एसेट में आता है गुडविल और ट्रेडमार्क आता है आपका। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेज में ऑफिस इक्विपमेंट आपका फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। लूज टूल आपका इन्वेंट्री में आता है। गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट्स में आता है, ये भी इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। PR आपका किस में आ जाएगा बेटा, ट्रेड रिसीवेबल में, ये भी ट्रेड रिसीवेबल में। लैंड आपका टेंजिबल एसेट्स में, ये टेंजिबल एसेट्स में, ये आपका इन्वेंट्री में आ जाएगा, ये इन्वेंट्री में आ जाएगा, ये टेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा, ये टेंजिबल में आ जाएगा। अगर आपने किसको दिया है, एडवांस दिया है सब्सिडरी को, तो लॉन्ग टर्म एडवांसेज में आ जाएगा ये यहाँ पे। डिपॉजिट कराया है आपने, कैश एट बैंक है, कैश इक्विवेलेंट, ये वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब ये मशीनरी दे रखी है वर्किंग प्रोग्रेस, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगी, बन रही है। प्लांट है, फिर एसेट्स में आ जाएगा, कौन सी में, टेंजिबल में। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, हाँ ये नया आपको सुनने को मिला, मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात थी। डिपॉजिट कराया आपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ, तो ये आपका एडवांस वो लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस की कैटेगरी के अंदर ये चला जाता है। तो इस तरह से इनको अरेंज करना था। इलस्ट्रेशन में 24 देखिए, गिव द मेजर हेड विद द फॉलोइंग आइटम आर शोन इन द कंपैरिजन कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। तो यहाँ पे क्या है बेटा, तो मॉर्गेज लोन कहाँ पे आता है, लोन कहाँ आएगा। अब ये मिक्स आने लग गए दोनों के, एसेट्स और लायबिलिटीज़ मिलू के नहीं, ठीक है। तो लोन कहाँ पे आता है आपका, देखना पड़ेगा आपको। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, पेटेंट है, नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्यों लिखा है इन्होंने, इसलिए लिखा क्योंकि ये सब हेड हो गया बेटा इसका। इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टमेंट पता ही नहीं कौन सी है, तो आपने नॉन करंट मान लीजिए, या नीचे नोट डाल सकते हैं यहाँ पे कि मैं ये मान के चल रहा हूँ। जनरल रिजर्व है, जिसके पीछे लग जाए रिजर्व, जनरल सरप्लस। BR है, करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल है। ये आप 2 बार वीडियो अगर आप सुन ली ना, आपको चीज़ें भी दिमाग में आ जाएंगी। 10% डिबेंचर है, नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब 25वां क्वेश्चन करते हैं, ये बोर्ड में भी आया हुआ है बेटा यहाँ। अंडर व्हाट हेड एंड सब हेड द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन। टैक्स रिजर्व है, जिसके पीछे ले रहा रिजर्व, तो मेन हेड बताना है आपको। आप पढ़ लेना, मैं हेड पूछा है सब हेड पूछा है, दोनों लिख दिया करो। तो ये आपको मालूम है, शेयर होल्डर फंड और रिजर्व सरप्लस। फिर पूछा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है, तो आपकी यहाँ पे क्या कहलाती है, करंट लायबिलिटी कहलाती है। देखो क्या लिखा इन्होंने, यस करंट लायबिलिटी लिखा। ये 2013 में आया था। स्टोर एंड स्पेयर्स, ये इन्वेंट्री का हिस्सा होता है। तो मेन हेड आप क्या लिखेंगे, करंट एसेट लिखेंगे। खाली आप इन्वेंट्री लिख के आते हो, लेकिन आपसे हेड पूछा है तो आप हेड ही मेंशन करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर हमने नॉन करंट लायबिलिटी आपको बताया, मार्क करवाया था। लूज टूल्स है, इन्वेंट्री का हिस्सा है। बैलेंस विद बैंक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मेन हेड बच्चों को याद हो जाते हैं। फटाफट से कोशिश करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं बेटा, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे बेटा। 26 है, ये भी 2013 में पूछा गया है। सब्सिडी रिजर्व, जिसके पीछे लग जाए रिजर्व, काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था उस टाइम पे। नहीं, दूसरा वाला क्वेश्चन था वो। सब्सिडी रिजर्व, रिजर्व सरप्लस में। माइनिंग राइट, फिक्स एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, येस, ये हमारा करंट एसेट्स में लेंगे, लेकिन एज ए डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ये अच्छा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया, कभी आप इसको लायबिलिटी में ले जाओ। ये पूछा गया है, अंडर विच हेड 2014 में पूछा गया था। हेड और सब हेड पूछे गए हैं आपके, ये यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम कहाँ आ जाएगी, आपको मालूम आता है करंट एसेट्स में आएगी। सब हेड बता रहा हूँ, हेड आप आसानी से कर पाएंगे। लूज टूल है, इन्वेंट्री का हिस्सा है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है, येस, ये अब इन्होंने यहाँ पे इसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे दिया इन्होंने यहाँ पे, वहाँ से वहाँ पे इन्होंने
आप नीचे नोट डाल दीजिए कि एम्प्लॉय को बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए दिया जा रहा है, ठीक है जी। तब आप इसको उस हिसाब से कर देंगे। शायद इन्होंने थ्योरी में इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिया था, लेकिन आप नीचे नोट डाल दीजिए बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए है। अनपेड डिविडेंड है, अनपेड डिविडेंड कहाँ आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन है तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग नाम से, लॉन्ग टर्म लोन है लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आ जाएगा। दिल्ली में 2014 में पूछा गया था। फिर देखिए ये फिर ओल्ड सिलेबस में पूछा गया है, वही हेड और सब हेड पूछे हैं। कैपिटल रिजर्व जिसके पीछे लग जाए रिजर्व सरप्लस, तो क्या पूछा इन्होंने, सब हेड पूछा तो सब हेड ही लिखे इन्होंने। बॉन्ड है लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आ जाएगा। लोन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोन पेबल ऑन डिमांड शॉर्ट टर्म बोरोविंग में आता है। व्हीकल्स पता है आपको, एसिड्स में आ जाएगा। गुडविल इंटेंजिबल एसिड्स में आ जाएगा। लूज टूल इन्वेंट्री में आ जाएगा। 29 देखिए ये 2014 में पूछा गया है। स्टोर एंड स्पेयर्स आपको मालूम है इन्वेंट्री का हिस्सा है। मैं ऊपर वाला पार्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, ऊपर वाला पार्ट सभी को मालूम है कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इस तरह से आप इनको करेंगे इस चीज़ को। ट्रेडमार्क है आपके, मालूम है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट देखो इन्होंने फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में ले रखा है, यहाँ पे आया हुआ है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग नाम से पता लग रहा है आपको। करंट लायबिलिटी में आ जाएंगी। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई। एक्रूड इनकम है अदर में आ जाएगी ये, ठीक है। 30 देखिए ये सारे आइटम पूछे इन्होंने। BR है आपका, ये आपका कहाँ पे आ जाता है, ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा। ये भी ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस। शेयर इन लिस्टेड कंपनी है, ये भी हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अदर करंट एसेट। डिपॉजिट विद कस्टम अथॉरिटी, ये भी हम लोगों ने करा था। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस। स्टोर एंड स्पेयर्स, यहाँ क्या आ जाता है, स्टोर एंड स्पेयर्स आपका ये इन्वेंट्री में आ जाता है। करंट इन्वेस्टमेंट नाम से पता लग रहा है। मैच्योर डिबेंचर्स हैं, ये भी हमारे आ जाएंगे। अभी करते हैं एक बार लाइव स्टॉक और मैच्योर डिबेंचर, दो नई चीज़ें आई हैं, ये हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, बाकी समय कोई दिक्कत नहीं। लाइव स्टॉक आपका आएगा नॉन करंट एसेट्स में आएगा। लाइव स्टॉक का मतलब भैंस बकरी आ जाती हैं बेटे इसके अंदर में, टेंजेबल एसेट्स में। मैच्योर डिबेंचर करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो मैच्योर होने जा रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। कंसिडर टू बी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म, जो डिपॉजिट कराया था हमने कस्टम अथॉरिटी के साथ में। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मली थी। 31 देखेंगे आप यहाँ, 31 में भी ऐसा कुछ नहीं है कोई ख़ास। जो पढ़ने वाला वो बता दूंगा। लोन पेबल ऑन डिमांड, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, 2015 में आया था, ये आप हमेशा लिखेंगे। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोन रीपेबल ऑन डिमांड है। और एक यहाँ वर्ड लिखा हुआ था, मैं आपको बताऊँ पीछे, लोन रीपेबल ऑन डिमांड है, वो कहाँ चला गया, एक और था। ये देखिए यहाँ पे क्या लिया इन्होंने, देखिए लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ये लिया शॉर्ट टर्म बोरोविंग में लिया इन्होंने। और यहाँ क्या दे रखा है, लोन प्रोवाइडेड रीपेबल ऑन डिमांड, तो ये ध्यान रखेंगे प्रोवाइडेड वर्ड है यहाँ पे करंट एसेट्स में। पता नहीं लगता है कि लोन लिया है या दिया है, तो ये एसेट्स में है। लोन प्रोवाइडेड का मतलब हमने दिया है लोन, कि ध्यान रखेंगे प्रोवाइडेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ ऐसा कुछ नहीं था समझने वाला। डिबेंचर है हमारे रीपेबल आफ्टर 3 ईयर, तो नेचुरल सी बात है नॉन करंट लायबिलिटी में आ गया। 32वें क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ आपको शो करना है हेड और मेन हेड ही शो करना है। नेट लॉस शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो रिजर्व सरप्लस का हिस्सा होगा ये। कैपिटल रिजर्व नाम से पता लग रहा है रिजर्व सरप्लस का हिस्सा होगा। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है समझने वाला, सारे के सारे। लोन रीपेबल ऑन डिमांड है, लोन प्रोवाइडेड वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब लोन रीपेबल, ये हमारी सिंपल ही शॉर्ट टर्म बोरोविंग में आ जाएगा। चलिए रजिस्ट्रेशन में 33 में भी ऐसा कोई कुछ नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, पता ही है हमारे को, ये हमारी शॉर्ट टर्म बोरोविंग में आ जाता है। चेक हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में लूज टूल हमारी इन्वेंट्री का हिस्सा है। 34 में देख लीजिए कोई ऐसा नहीं है। ड्राफ्ट इन हैंड भी हमारा क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे समझने वाला। आगे चलिए, होगा बिल्कुल मैं बता दूंगा आपको, वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो रही है। 35 देख लीजिए, क्योंकि सारे यहाँ पे करीब करीब हमारे कवर हो गए हैं। पेटेड है, अनपेड डिविडेंड है, ये भी क्लियर ही है हमारे। कॉल से एडवांस, चेक इन हैंड भी, बिल्स पेबल, ऑफिस इक्विपमेंट, जनरल रिजर्व, पब्लिक डिपॉजिट देख लेते हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आ जाएगा। डिवेंचर वगैरह के साथ आता, 2019 कंपार्टमेंट में आया हुआ है। 36 देखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस अदर करंट एसेट्स में आ जाता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉल्सिन एरियर, हाँ ये कर लीजिए, कॉल्सिन एरियर एक थोड़ा ध्यान रखने वाला हो गया। ये क्या करते हैं हम लोग, आता है हमारे शेयर फंड में, लेकिन माइनस कर लेते हैं इसको हम लोग अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल लिख देंगे हम लोग, तो भी चल जाएगा। लूज टूल हमें मालूम है, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस भी मालूम है, पेटेंट्स बीइंग डेवलप, ये इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 37 देख लेते हैं एक बार। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिवेंचर है, ये आपको मालूम है अदर करंट लायबिलिटी में आ जाता है हमारा। लूज टूल पता ही है,
इंटरेस्ट एक्रूड ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये भी उसी का हिस्सा आ जाएगा। अदर करंट लायबिलिटी का हिस्सा आ जाएगा। यहाँ देखिए ये भी अदर करंट लायबिलिटी का हिस्सा हो गया। ये कॉल्स इन एरियर पे है, कॉल्स इन एरियर पे है तो क्या हो जाएगा, हमारी एसिड हो जाएगी कि कॉल्स इन एरियर का पैसा हमें मिलना होता है। वो कॉल्स इन एडवांस का था तो लायबिलिटी में आया था, ये एसेट्स में आ गया। पूर्वड मालूम ही आपको अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आई थिंक सो दिस इज़ क्लियर। तो ये हम लोगों ने काम किया। अब मुझे एक अगर आप प्रॉमिस कर सकते हैं तो बेटे करके बताएंगे। आप इस फॉर्मेट को एक बार कॉपी कर लीजिए। मैं बताता हूँ इस फॉर्मेट को जब आपने बनाया, अब यहाँ पे ना एक काम करिए, आप पेंसिल लेके बैठेंगे और शेयर कैपिटल के अंदर में जितनी चीज़ें आती हैं वो यहाँ साइड में थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे। रीजन सरप्लस में आने वाली कम से कम 5 आइटम लिख लो। मनी रिसीव के शेयर वारंट में आने वाली 5 आइटम लिख लो। ऐसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर में आने वाली 5 आइटम लिख लो। ये आइटम लिखेंगे तो पता क्या हो जाएगा, 5 आइटम लिखेंगे तो आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। यानी कि इस बैलेंस शीट को देखते ही आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। जैसे ये फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट में क्या क्या चीज़ आ रही हैं वो यहाँ लिखते चले जाओ ना, तो आपकी बैलेंस शीट याद हो जाएगी। जितनी डिटेल है वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो ये काम आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे और वादा करेंगे कि सर ये काम करेंगे। पॉसिबल है तो कमेंट बॉक्स में अटैच भी कर सकते हो, तो आप अटैच करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा। तो अगली वीडियो के अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ P&L लेके आएंगे। थैंक यू बेटा।